हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मुंबई ड्रग्स केस में एक तरफ जहां जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर पूरे मामले का पर्दाफाश करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज होता दिख रहा है। आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बाद फडणवीस ने कहा था कि वो दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बॉम्बे हाई कोर्ट में आज जवाब दाखिल करेंगे। बता दें कि मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर मानहानि का केस दायर किया है। इसके पहले नवाब मलिक ने समीर और उनके परिवार पर कई आरोप लगाए थे, जिसके चलते समीर के पिता ने मानहानि का केस दर्ज कराया। महाराष्ट्र के पुणे के पिसोली इलाके में आज सुबह एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। वहीं आग कैसे लगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के पेडियाट्रिक विभाग में बड़ा अग्नि हादसा हो गया। तीसरी मंजिल पर स्थित बच्चों के पेडियाट्रिक विभाग में सोमवार रात करीब 8 बजे आग लगने से 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में मौत के कारण धुएं से दम घुटना बताया जा रहा है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद देर रात 12:30 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में किसान आंदोलन अब धीरे धीरे ठंडा होता दिखाई दे रहा है। इस बीच आज किसान नेताओं ने दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर बैठक बुलाई है। इसमें आंदोलन पर बड़ा फैसला हो सकता है। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की थी। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 109 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 74 करोड़ 37 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 34 करोड़ 74 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 20 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 26 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म समारोह में शामिल हुए। आज 2021 यानी कि इसी साल के लिए पद्म सम्मान दिया गया। आज भी राष्ट्रपति कोविंद ने खेल, कला, राजनीति और उद्योग जगत से जुड़े लोगों का पद्म पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के पेडियाट्रिक विभाग में बड़ा अग्नि हादसा हो गया है। तीसरी मंजिल पर स्थित बच्चों के पेडियाट्रिक विभाग में आग लगने से अब तक 6 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जांच में मौत का कारण धुएं से दम घुटना बताया जा रहा है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद देर रात 12:30 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 3 दिन की बैठक करने वाली है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार सत्ता में लाने पर मुहर लगाई जाएगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं सेंट्रल कमेटी देश के 100 सालों के संघर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियों और ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित एक रेजोल्यूशन का रिव्यू करेगी और उम्मीद है कि उसे तुरंत पारित कर दिया जाएगा। दिल्ली की हवा जानलेवा हो चुकी है। दमघोटू हवा के कारण बड़ी संख्या में लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें सड़कों की मशीनीकृत सफाई और सड़कों पर पानी के छिड़काव में वृद्धि करने, सभी ईंट भट्टों को बंद रखने जैसे उपाय शामिल हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन अब धीरे धीरे ठंडा होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच आज किसान नेताओं ने दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर बैठक बुलाई है। इसमें आंदोलन पर बड़ा फैसला हो सकता है। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाए थे। महाराष्ट्र के पुणे के पिसोली इलाके में आज सुबह एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। वहीं आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
मुंबई ड्रग्स केस में एक तरफ जहां जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर पूरे मामले का पर्दाफाश करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज होता दिख रहा है। आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उससे पहले अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बाद फडणवीस ने कहा था कि वो दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बॉम्बे हाईकोर्ट में आज जवाब दाखिल करेंगे। बता दें कि मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर मानहानि का केस दायर किया है। इसके पहले नवाब मलिक ने समीर और उनके परिवार पर कई आरोप लगाए थे, जिसके चलते समीर के पिता ने मानहानि का केस दर्ज कराया। दिल्ली में किसान आंदोलन अब धीरे धीरे ठंडा होता दिखाई दे रहा है। इस बीच आज किसान नेताओं ने दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर बैठक बुलाई है। इसमें आंदोलन पर बड़ा फैसला हो सकता है। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाई थी। महाराष्ट्र के पुणे के पिसोली इलाके में आज सुबह एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। वहीं आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के पेडियाट्रिक विभाग में बड़ा अग्नि हादसा हो गया। तीसरी मंजिल पर स्थित बच्चों के पेडियाट्रिक विभाग में सोमवार रात करीब 8 बजे आग लगने से 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में मौत का कारण धुएं से दम घुटना बताया जा रहा है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद देर रात 12:30 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। इधर हादसे की खबर मिलते ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर पहुंच गए। सारंग के मुताबिक वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 36 को सुरक्षित निकाल लिया गया। 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। वही घटना पर दुख जताते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की जांच एसीएस मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद सुलेमान करेंगे। बताया जा रहा है कि जिस चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी उसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था, उससे पहले ही यह हादसा हो गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल कैंपस के पेडियाट्रिक विभाग में हुए अग्निकांड के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि अब तक उन्हें प्रबंधन ने बच्चों की शिफ्टिंग की कोई जानकारी नहीं दी। जानकारी मांगने पर स्टाफ नर्स ने धमकी दी। प्रबंधन का कहना है कि बच्चों को दूसरे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों का आरोप ये भी है कि आग नर्सों की लड़ाई के दौरान लगी। दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि वार्ड में करीब 200 बच्चे भर्ती थे, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने केवल 40 बच्चों की जानकारी दी है। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से कई जगह के साथ साथ ही लोगों के घर में जलभराव हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में आज फिर बादल छाए रहने के साथ ही मध्यम बारिश होने की संभावना है। संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित करने की सिफारिश की है। पिछले 1.5 साल में हुए संसद सत्रों की तरह इस साल का शीतकालीन सत्र भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया जाएगा। सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होंगी। लखीमपुर हिंसा मामले में सोमवार को तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है और इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें कहते हुए दुख है कि 2 एफआईआर को ओवरलैप कर एक विशेष आरोपी को लाभ दिया जा रहा है। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सूत्रों से छेड़छाड़ करने के मामले में 4 दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि 13 जून 1997 को उपहार टॉकीज में आग लगी थी और इस घटना में 59 लोगों की मौत हुई थी। टॉकीज में उस दिन बॉर्डर फिल्म लगी थी। 10 नवंबर को दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में अफगानिस्तान संकट को लेकर तमाम देशों के सुरक्षा सलाहकारों के बीच अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस मीटिंग में चीन को छोड़कर रूस और ईरान समेत सभी मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। चीन ने इस मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया।
दिल्ली की हवा जानलेवा हो चुकी है। दमघोटू हवा के कारण बड़ी संख्या में लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें सड़कों की मशीनीकृत सफाई और सड़कों पर पानी के छिड़काव में वृद्धि करना, सभी ईंट भट्टों को बंद रखने के जैसे उपाय। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 3 दिन की बैठक करने वाली है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार सत्ता में लाने पर मुहर लगाई जाएगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं सेंट्रल कमेटी देश के 100 सालों के संघर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियों और ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित एक रेजोल्यूशन का रिव्यू करेगी और उम्मीद है कि उसे तुरंत पारित कर दिया जाएगा। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव-डी की कीमत तय कर दी गई है। एक डोज की कीमत 265 रुपये होगी। कंपनी ने ये कहा है कि केंद्र सरकार के साथ परामर्श करने के बाद कीमत तय की गई है। भारत सरकार ने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 109 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 74 करोड़ 37 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पहला डोज और 34 करोड़ 74 लाख से भी ज़्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 20 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 26 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए अब 25 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,70,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 73 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना पर अग्रसर हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख पहुंच चुके हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 10,126 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 43 लाख 77 हजार के पार पहुंच गए। वहीं 332 नई मौत से अब तक 4,61,000 मरीजों की मौत हुई है। तो पिछले 24 घंटे में 11,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद अब तक 3 करोड़ 37 लाख 75 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 1,40,000 रह गई। राजधानी रायपुर में कोरोना टीकाकरण को लेकर आज से नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब सुबह केंद्रों में और दोपहर के बाद शहर में घूम कर स्वास्थ्य कर्मचारी टीका लगाएंगे। कोरोना टीकाकरण का टारगेट पूरा करने के लिए एक मोहल्ले में 10 से अधिक लोगों को एक साथ टीका लगाने लगेगा। बता दें कि राजधानी में 95% आबादी को कोविड का पहला डोज लगाया जा चुका है। जबलपुर में लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लेने से आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने 15 दिसंबर तक हर हाल में दूसरी डोज से वंचित लोगों का वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य तय किया है। कलेक्टर के मुताबिक अधिकारियों के साथ बैठक कर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए नया फरमान जारी किया है और इसके तहत यदि 14 साल या उससे कम उम्र के नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके माता पिता कानून के दायरे में आएंगे और उन्हें इसके लिए 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का नया नियम बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम दोपहर 12 बजे दिशा समिति की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही शाम 7:30 बजे रायपुर के पंडरी में व्यापारी संघ के सम्मान समारोह का खास आयोजन किया जा रहा है, जहां सीएम भूपेश शिरकत करेंगे। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें कॉलेज विमानतल के लिए भूमि आवंटन पर चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश लाने की तैयारी में है। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस समारोह की तैयारी की रूपरेखा तैयार की जाएगी। राजधानी रायपुर में बस स्टैंड शिफ्टिंग का आखिरी अल्टीमेटम देने के लिए आज बैठक आयोजित की जाएगी और इस दौरान कलेक्टर, एसपी और निगम कमिश्नर की बस ऑपरेटरों के साथ चर्चा होगी। बता दें कि 12 नवंबर को निगम और जिला प्रशासन ने बस स्टैंड शिफ्टिंग की तैयारी की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश के 36 जिलों में 76,263 मोबाइल फोन खरीदे जाएंगे। इसके लिए जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति में विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी और जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी शामिल होंगे। तय मापदंड के मोबाइल खरीदने के लिए केंद्र सरकार के जैम पोर्टल के माध्यम से विनिविदा निकाली जाएगी।
भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज अनिबान दास गुप्ता ने सेक्टर 1 स्थित नवनिर्मित फ्लाईओवर की शुरुआत की। बीएसपी की ओर से सेक्टर 3 से कुर्सी पार गेट तक बनवाए गए फ्लाईओवर का आवागमन आज से शुरू हो गया है। इससे बीएसपी के मेन गेट मार्ग समेत सेंट्रल एवेन्यू पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। दतिया में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के लिए कलेक्टर संजय कुमार ने फरमान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही। कलेक्टर ने कहा है कि ये कड़ाई लोगों के हित में है। कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये फरमान जारी किया। सीनियर अधिवक्ता नामित करने की प्रक्रिया को याचिका कर बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नामित किए गए सीनियर वकीलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में आगामी सुनवाई 20 दिसंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में रखी गई है। दुर्ग के डीपीएस रिसाली के पूर्व शिक्षक डॉक्टर आरपी द्विवेदी को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5 साल पहले छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत लगे आरोपों में से दोषमुक्त कर दिया है। शिक्षक पर डीपीएस रिसाली की 7वीं कक्षा के 4 स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण करने के मामले में सरगुजा पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। बता दें कि बीजेवाईएम के हंगामे के बाद पुलिस ने सिलवांस मिंज समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया था। दरअसल 2 दिन पहले अंबिकापुर के उदयपुर ढाब में प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने सिलवांस मिंज और अनिल केस्पोट्टा के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। एक हफ्ते में राजधानी में ही 25 से भी ज्यादा वारदात हो चुकी है। रविवार रात भी आजाद चौक थाना इलाके में चाकूबाजी और बलवा जैसे बड़ा मामला सामने आया। रामकुंड के इलाके में युवाओं के एक गैंग ने एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं एक और युवक के सर पर पत्थर से कुचलने की कोशिश की और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जबलपुर में शराब के नशे में 5 दोस्तों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद 4 युवकों ने मिलकर अपने ही एक साथी को चाकू मारकर हत्या कर दी। वही घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देवास की खाते गांव पुलिस ने नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपनी आरोपी गोलू ने 10 साल की लड़की का गला घोंटकर हत्या की थी और इसके बाद शव को सीमेंट की बोरी में ढककर छिपा दिया था। पुलिस को नाबालिग का शव एक निर्माणाधीन मकान में संदिग्ध हालत में मिला था। करोरा के कर्मा गांव में 1 महीने पहले मिली लाश को लेकर परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। साथ ही पुलिस ने जांच की मांग की है। दरअसल कर्मा गांव के शुमशाद स्थित पीपल पेड़ पर हेमंत वर्मा की लाश लटकी हुई मिली थी। करोरा पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाए। रायसेन पुलिस ने सिलवानी में नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजीम खान ने 15,000 के लेन देन से नाराज होकर 16 नवंबर को जुबैर शाह की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को गड्ढे में दफना दिया था। पुलिस को नाबालिग का शव आरोपी के घर के अंदर गड्ढे से मिला। दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी में नहाने के दौरान लापता हुए 2 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव को परिजन को सौंप दिया गया है। दोनों रविवार को अपने परिवार के साथ इंद्रावती नदी में पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और इस बीच नदी में नहाने के दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए। कवर्धा के लखनपुर गांव में एक कार ने दूसरी कक्षा के छात्र को रौंद दिया। हादसे में छात्र देव सिंह की मौके पर मौत हो गई। छात्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद पैदल ही अपने घर जा रहा था और इसी दौरान रायपुर की ओर से शहडोल जा रही कार ने उसे टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के कोस्ता गांव में 2 बाइक में सवार 5 युवक पुल से टकरा गए और इस हादसे में 3 युवकों को चोट लगी है, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल। 2 युवकों को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया, जबकि एक का इलाज पामगढ़ में चल रहा है। सभी पिकनिक मनाकर लौट रहे थे, तभी कोसला के पास दोनों बाइक पुल से टकरा गई।
बस्तर में मेटावाड़ा के पास बस पलटने से 20 यात्री घायल हो गए, जिसमें से 4 से 5 गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को डिमरापाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे। बस में बैठे व्यक्तियों के मुताबिक बस ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। बीएसपी में हुए एक बड़े हादसे में 6 कर्मचारी घायल हो गए हैं। बीएसपी के एमआरडी स्लैग यार्ड 2 में मरम्मत के दौरान यह हादसा हुआ। घायल कर्मचारियों का इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी है। दरअसल मेंटेनेंस कार्य करते समय ठेका श्रमिक और संयंत्र कर्मी पिघलते हुए लोहे के छींटे के जद में आ गए और बीएसपी प्रबंधन के मुताबिक इस हादसे में 6 कर्मचारी घायल हुए, जिनमें से 1 गंभीर रूप से घायल है। टीकमगढ़ में मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत पर परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर विरोध जताया, जिसके बाद कोतवाली और देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश की। अभनपुर के चंडी में कार और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। इसके बाद मौके पर इकट्ठा भीड़ ने कार चालक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। वहीं इस घटना के बाद कार चालक की पत्नी थाने पहुंची और 20 ग्राम सोने का हार छीन कर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई। सिंगरौली के कोयला खदान में एक ऑपरेटर की ट्रक में दबकर मौत हो गई। संदीप यादव एनसीएल की निगाही कोयला खदान में कोयला लोड करने के लिए पहुंचा था और इस दौरान ट्रक में दबकर उसकी मौत हो गई। इस हादसे को लेकर सहकर्मी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर शिवधाम में एक श्रद्धालु की जेब से अज्ञात आरोपी ने 5,000 रुपये निकाल लिए। पूजा के बाद श्रद्धालु को जेब कटने का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने उसकी शिकायत मंदिर प्रबंधन से की। इसके बाद मंदिर प्रबंधन ने सीसीटीवी खंगाला, जिसमें आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। राजधानी रायपुर में जमीन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बाबले सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिवसेना के एक नेता के खिलाफ धोखाधड़ी की सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल रायपुरा स्थित एक जमीन का सौदा करीब 1 करोड़ रुपए में हुआ था। इसकी कीमत चुकाने के लिए आरोपी ने 5 चेक भी दिए, लेकिन चेक से केवल 50,000 रुपए ही प्राप्त हुए। राजनांदगांव के पुराना ढाबा क्षेत्र के एक मकान में जुआ खेल रहे 24 यात्रियों को पुलिस के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 6,18,000 रुपए कैश, मोबाइल, 2 कार और 12 बाइक जब्त किए हैं और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। हालांकि इस दौरान कुछ आरोपी भागने में कामयाब हुए। कोरबा की कोतवाली और उर्गा पुलिस ने लगभग 3 लाख कीमत की दवाइयों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 256 कफ सिरप, 1,408 कैप्सूल जब्त किए गए। इन दवाइयों का उपयोग नशे के लिए किया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों में 1 जांजगीर चांपा और बाकी 4 कोरबा के रहने वाले। जबलपुर में कोरोना डेंगू के बाद वायरल फीवर ने लोगों को परेशान कर दिया। जबलपुर संभाग के क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि ओपीडी पहुंच रहे अधिकांश मरीज वायरल फीवर के हैं, जिन्हें तय गाइडलाइन के तहत इलाज किया जा रहा है। मुरैना में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कोतवाली थाना इलाके के गल्ला मंडी में डीएपी खाद की 40 बोरी के साथ 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी डीएपी खाद को राजस्थान में सप्लाई करते थे। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 12 लाख रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालन यंत्री राकेश कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया। अधिकारी ने 1 करोड़ से भी ज्यादा के बिल पास करने के एवज में फरियादी से रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस से की थी। धमतरी के पोटियाटी गांव के ग्रामीणों ने अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों पर तत्काल कार्रवाई करने और गांव में पुलिस चौकी खोलने की मांग जिला और पुलिस प्रशासन से की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के चौक चौराहों में जुआ सट्टा खेला जाता है, जिससे गांव का माहौल खराब हो गया। इंदौर में त्योहारों के बाद कोरोना मरीज फिर बढ़ रहे हैं। शहर में कोरोना के 7 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या कुल 29 हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली के बाद से आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है।
ग्वालियर जिले में लगातार डेंगू के बढ़ते मरीजों ने चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि जिले में बीते 24 घंटे में डेंगू के 51 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 1855 पहुंच गई है। वहीं अब तक डेंगू के 5 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल में इंटर स्टेट बसों का किराया 5 से 10% कम हो सकता है। बस स्टेट किराया कम करने के लिए तैयार है, जिसके बाद किराए में 100 से 250 रुपये तक की राहत मिलेगी। डीजल के दाम पर कम होने के से किराए में कमी हो रही है, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जाना सस्ता हो जाएगा। और अब आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का बुलेटिन फास्ट 50। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए। फडणवीस ने कहा कि 4 प्रॉपर्टी में 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। मेरे पास जो सारे सबूत हैं वो मैं सक्षम प्राधिकारी को दूंगा। मैं ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी दूंगा, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं। फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछा कि आपने मुंबई के गुनाहगारों, मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से जमीन क्यों खरीदा? ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके कारण मुंबई के गुनाहगारों ने LBS रोड पर 3 एकड़ जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने पलटवार किया। नवाब मलिक ने कहा कि इस तरह के आरोप हम पर आज तक किसी ने नहीं लगाए हैं। आपको जानकारी देने वाले लोग कच्चे खिलाड़ी हैं। कल सुबह 10 बजे देवेंद्र फडणवीस जी के अंडरवर्ल्ड के खेल का खुलासा करूंगा। नवाब मलिक ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। 1999 में देवेंद्र पहली बार शहर में आए। पहले मुंडे साहब दाऊद को लोगों से जोड़ते थे। 62 साल के जीवन में या लोक प्रतिनिधि के तौर पर कभी किसी ने मुझ पर आरोप नहीं लगाए। आपको जानकारी देने वाले कच्चे खिलाड़ी हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 3 दिन की बैठक करने वाली है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार सत्ता में लाने पर मुहर लगाई जाएगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं सेंट्रल कमेटी देश के 100 सालों के संघर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियों और ऐतिहासिक अनुभवों के आधारित एक रेजोल्यूशन का रिव्यू करेगी और उम्मीद है कि उसे तुरंत पारित कर दिया जाएगा। 10 नवंबर को दिल्ली में NSA अजीत डोभाल के नेतृत्व में अफगानिस्तान संकट को लेकर तमाम देशों के सुरक्षा सलाहकारों के बीच अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस मीटिंग में चीन को छोड़कर रूस और ईरान समेत सभी मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। चीन ने इस मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से कई जगह साथ लोगों के घर में जलभराव हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में आज फिर बादल छाए रहने के साथ ही मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली की हवा जानलेवा हो चुकी है। दमघोटू हवा के कारण बड़ी संख्या में लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें सड़कों की मशीनीकृत सफाई और सड़कों पर पानी के छिड़काव में वृद्धि करने, सभी ईंट भट्टों को बंद रखने जैसे उपाय शामिल हैं। महाराष्ट्र के पुणे के पिसोली इलाके में आज सुबह एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। वहीं आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में पेडियाट्रिक विभाग में बड़ा अग्नि हादसा हो गया। तीसरी मंजिल पर स्थित बच्चों के पेडियाट्रिक विभाग में आग लगने से अब तक 6 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जांच में मौत का कारण धुएं से दम घुटना बताया जा रहा है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद देर रात 12:30 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। इधर हादसे की खबर मिलते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर पहुंच गए। सारंग के मुताबिक वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें 36 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। परिजन को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं घटना पर दुख जताते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की जांच ACS मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद सुलेमान करेंगे। बताया जा रहा है कि जिस चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी उसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था, उससे पहले यह हादसा हो गया।
भोपाल के हमीदिया अस्पताल कैंपस के पेडियाट्रिक विभाग में अग्निकांड के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि अब तक उन्हें प्रबंधन ने बच्चों की शिफ्टिंग की कोई जानकारी नहीं दी। जानकारी मांगने पर स्टाफ नर्स ने धमकी दी। प्रबंधन का कहना है कि बच्चों को दूसरे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वही अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों का आरोप ये भी है कि आग नर्सों की लड़ाई के दौरान लगी। दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि वार्ड में करीब 200 बच्चे भर्ती थे, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने केवल 40 बच्चों की जानकारी दी। हमीदिया अस्पताल में अग्नि हादसे के बाद आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सारंग ने शिशु वार्ड पहुंचकर मरीजों के परिजनों से बात की। सारंग ने इस दौरान कहा कि पूरी घटना की जांच की जाएगी और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। आज 2021 यानी कि इसी साल के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया। आज भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल, कला, राजनीति और उद्योग जगत से जुड़े लोगों का पद्म पुरस्कार देकर सम्मान किया। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। सुमित्रा महाजन को यह सम्मान राजनीति में विशेष योगदान के लिए दिया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आज असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी पत्नी डॉली गोगोई को पुरस्कार दिया। गोगोई को ये पुरस्कार जनसेवा के लिए मिला। बता दें कि तरुण गोगोई असम के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके बेटे चिराग पासवान को पुरस्कार दिया। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 109 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 74 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 34 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 20 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 26 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,70,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 73 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 86 लाख पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 10,126 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा अब 3 करोड़ 43,77,000 के पार पहुंच गया। वहीं 332 नई मौत से अब तक 4,61,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 11,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 37,75,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,40,000 रह गई। इंदौर में त्योहारों के बाद कोरोना मरीज फिर से बढ़ रहे हैं। शहर में कोरोना के 7 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीजों की कुल संख्या 29 हो गई। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली के बाद आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। ग्वालियर जिले में लगातार डेंगू के बढ़ते मरीजों ने चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि जिले में बीते 24 घंटे में डेंगू के 51 नए मरीज मिले, जिसके बाद जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या अब 1,855 पहुंच गई है। वहीं अब तक डेंगू के 5 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले के लिए नया नियम जारी किया है। इसके तहत यदि 14 साल या उससे कम उम्र के नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो उनके माता पिता कानून के दायरे में आएंगे और उन्हें इसके लिए 500 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का नया नियम बनाया गया। भोपाल में इंटर स्टेट बसों का किराया 5 से 10% कम हो सकता है। बस ऑपरेटर किराया कम करने के लिए तैयार है, जिसके बाद किराए में 100 से 250 रुपये तक की राहत मिलेगी। डीजल के दाम कम होने से किराए में कमी हो रही है, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जाना सस्ता हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश के 36 जिलों में 76,263 मोबाइल फोन खरीदे जाएंगे। इसके लिए जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति में विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी शामिल रहेंगे। तय मापदंड के मोबाइल खरीदने के लिए केंद्र सरकार से जेम पैड पोर्टल के माध्यम से निकाली जाएगी। भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज अनिबान दास गुप्ता ने सेक्टर 1 स्थित नवनिर्मित फ्लाईओवर की शुरुआत की। बीएसपी की ओर से सेक्टर 3 से खुर्सीपार गेट तक बनवाए गए फ्लाईओवर का आवागमन आज से शुरू हो गया। इससे बीएसपी के मेन गेट मार्ग समेत सेंट्रल एवेन्यू पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। उसी कड़ी में कवर्धा जिले में कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद 4 आरोपियों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। जबलपुर में शराब के नशे में 5 दोस्तों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद 4 युवकों ने मिलकर अपने एक साथी को चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
देवास की खाते गांव पुलिस ने नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गोलू ने 10 साल की लड़की का गला घोंटकर हत्या की थी। उसके बाद शव को सीमेंट की बोरी में ढककर छिपा दिया था। पुलिस को नाबालिग का शव निर्माणाधीन मकान में संदिग्ध हालत में मिला था। कवर्धा के लखनपुर गांव में एक कार ने दूसरी कक्षा के छात्र को रौंद दिया, जिस हादसे में छात्र देव सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद पैदल ही अपने घर जा रहा था और इसी दौरान रायपुर की ओर से शहडोल जा रही कार ने उसे टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बस्तर में मेटावाड़ा के पास बस पलटने से 20 यात्री घायल हो गए, जिसमें 4 से 5 गंभीर रूप से घायल हुए। यात्रियों को डिमरापाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे। बस में बैठे यात्रियों के मुताबिक बस ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते हादसा हुआ। बीएसपी में हुए एक बड़े हादसे में 6 कर्मचारी घायल हो गए हैं। बीएसपी के एमआरडी स्लैग यार्ड 2 में मरम्मत के दौरान यह हादसा हुआ। घायल कर्मचारियों का इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी है। दरअसल मेंटेनेंस कार्य करते ठेका श्रमिक और संयंत्र कर्मी पिघलते हुए लोहे की छींटों की जद में आ गए। बीएसपी के प्रबंधन के मुताबिक इस हादसे में 6 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। टीकमगढ़ में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत पर परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर विरोध जताया, जिसके बाद कोतवाली और देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश दी। अभनपुर के चंडी में कार और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। इसके बाद मौके पर इकट्ठा भीड़ ने कार चालक और उसकी पत्नी पर मारपीट कर दी। वहीं घटना के बाद पत्नी थाने पहुंची और 20 ग्राम सोने का हार छीन कर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई। सिंगरौली के कोयला खदान में एक ऑपरेटर की ट्रक में दबकर मौत हो गई। संदीप यादव NCL की निगाही कोयला खदान में कोयला लोड करने पहुंचा था। उसी दौरान ट्रक में दबकर उसकी मौत हो गई। इस हादसे को लेकर सहकर्मी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कबीरधाम जिले के नक्सल प्रभावित गांव में युवक का शव फांसी पर लटकता हुआ मिला। शव 15 से 20 दिन पुराना है। शव के कुछ ही दूर पर बाइक भी बरामद हुई है, जिसके आधार पर मृतक की पहचान की गई। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम लवकुश झारिया है, जो कि लोहारा का रहने वाला है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद ही घटना की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर शिवधाम में एक श्रद्धालु की जेब से अज्ञात आरोपी ने 5000 रुपए निकाल लिए। पूजा के बाद श्रद्धालु को जेब काटने का पता चला, जिसके बाद उसकी शिकायत मंदिर प्रबंधन से की। उसके बाद मंदिर प्रबंधन ने CCTV खंगाला, जिसमें आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में जमीन धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिवसेना के एक नेता के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। दरअसल रायपुर स्थित एक जमीन का सौदा करीब 1 करोड़ रुपए में हुआ था, जिसकी कीमत चुकाने के लिए आरोपी ने 5 चेक भी दिए, लेकिन चेक से केवल 50 रुपए ही प्राप्त हुए। राजनांदगांव के पुराना ढाबा क्षेत्र के एक मकान में जुआ खेल रहे 24 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 6,18,000 रुपए कैश, मोबाइल, 2 कार और 12 बाइक जब्त किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। हालांकि इस दौरान कुछ आरोपी भागने में कामयाब रहे। इंदौर के SS सिटी कॉलोनी में नकाबपोश चोर घुस गए, जहां पर आरोपियों ने कॉलोनी के 4 से 5 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र पुलिस हथियारबंद बदमाशों को CCTV के आधार पर खोज रही है। कोरबा की कोतवाली और उर्गा पुलिस ने लगभग 3 लाख कीमत की दवाइयों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 256 कफ सिरप, 1408 कैप्सूल जब्त किया है। इन दवाइयों का उपयोग नशे के लिए किया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों में एक जांजगीर चांपा और बाकी 4 कोरबा के रहने वाले हैं। जबलपुर में कोरोना और डेंगू के बाद वायरल फीवर ने लोगों को परेशान कर दिया है। जबलपुर संभाग के क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि OPD पहुंच रहे हैं अधिकांश मरीज वायरल फीवर के हैं, जिन्हें तय गाइडलाइन के तहत इलाज दिया जा रहा है। मुरैना में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कोतवाली थाना इलाके के गल्ला मंडी में DAP खाद की 40 बोरी के साथ 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी DAP खाद को राजस्थान में सप्लाई करते हैं। न्यायालय में चल रहे मामले के गवाह को धमकाते हुए उसकी मोटरसाइकिल को आग लगाने वाले आरोपी को फिंगेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अपने बाइक से मंदिर में पूजा कर गाँव लौटा था, तभी आरोपी ने रास्ता रोक कर न्यायालय में चल रहे एक मामले में गवाही देने की चेतावनी दी और बाइक में आग लगा दी। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक आरोपी को तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मथुरा डी मोड़ के पास घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। जब्त की गई खाल की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है।
जशपुर के कैलाश गुफा के पास देर रात 32 हाथियों का दल पहुंच गया है। मौके पर बागीचा वन परिक्षेत्र की टीम हाथियों की निगरानी कर रही है। साथ ही वन विभाग के अधिकारी लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। मुंगेली जिले के लोरमी से लगे करंजिया में 14 हाथियों का दल पहुंचा है, जिसके बाद से लगातार वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही वन विभाग ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। बता दें कि करंजिया मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है। जांजगीर चांपा जिले में धान की फसल में बीमारी से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। दीपावली के बाद किसानों ने धान की फसल की कटाई शुरू की, लेकिन फसल में बीमारी ने किसानों को परेशान कर दिया है। कीटनाशक दवा का किसानों ने कई बार छिड़काव किया, लेकिन फसल को नहीं बचा सके। इससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है और वे सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी के किनारे बसे छिंदनगर नारनग गांव में ग्रामीणों की समस्या जानने के लिए जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विभागों के स्टॉल बनाए गए। इन स्टॉलों ने ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई और इस दौरान कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। खंडवा के हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। जल महोत्सव का विधिवत शुरुआत 20 नवंबर को होने की चर्चा है, जो 1 महीने तक चलेगा। वहीं महोत्सव से पहले ही यहां 5000 से भी ज्यादा स्थानीय और आसपास के जिलों से पर्यटक सैर सपाटे और बोटिंग के लिए पहुंचे। जबलपुर में 54वीं राज्य स्तरीय सीनियर खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 18 जिलों से टीमें पहुंची। बता दें कि इस प्रतियोगिता में चयनित टीमें 26 से 30 दिसंबर तक शहर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा बनेंगी।